Yes, students, good morning all of you. So, students, in the previous lecture we have done the valence bond theory. हमने hexagonal, it means हमने coordination number 6 and coordination number 4 के लिए हमने valence bond theory के accordingly हमने hybridization and geometry बताई थी coordination compound की. अब हम यहाँ पर बच्चों कुछ limitations भी है valence bond theory की. So there are some limitations of valence bond theory. So let us discuss about. स्टूडेंट्स यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत सारे एजम्पशन करे हैं. द फर्स्ट बहुत सारे एजम्पशन करे उन्होंने, हमको हाइब्रिडाइजेशन दी और उसके अकॉर्डिंगली हमको उन्होंने बता दिया कि ये ज्योमेट्री होगी. सेकेंडली उन्होंने हमको मैग्नेटिक डाटा, जो मैग्नेटिक करेक्टर है उसका डाटा कि कौन कितना ज़्यादा मैग्नेटिक करेक्टर है किसके अंदर, उसके बारे में हमको इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा कि जैसे कोई पैरामैग्नेटिक है तो कितना पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली हम पैरामैग्नेटिक करेक्टर को बताते हैं. जिसके अंदर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा होगा. तो बेसिकली कितना ज़्यादा है कि क्या वैल्यू है, वैल्यू के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको. सेकेंडली दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन विदाउट नोइंग द मैग्नेटिक डाटा. अगर हमको मैग्नेटिक डाटा नहीं पता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते हाइब्रिडाइजेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि बैक पेयरिंग होनी है या नहीं होनी है वो हमको मैग्नेटिक डाटा को देख के ही पता लगता है. तो उसके बारे में भी हमको कोई एक्सप्लेन नहीं किया. सेकेंडली कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं उसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है ना. तो ये सब बच्चों कुछ लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कि हमको आंसर नहीं मिल पाया. तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, मतलब कि CFT. तो देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में समझेंगे. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे. हम देखो बैक पेयरिंग करते हैं और कहीं पे बैक पेयरिंग नहीं करते, तो यहाँ पर उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करा गया कि अगर हमको मैग्नेटिक डाटा नहीं पता है तो भी हम बैक पेयरिंग कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है. देखिए चलिए, अब देखो हम जब भी कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आप लोगों ने जब भी देखा उसके अंदर 3D आती है, फिर 4s, फिर 4p एंड 4d. तो 3D ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर ही बैक पेयरिंग होती है बच्चों. अब जो बैक पेयरिंग हो रही है, अब वो बैक पेयरिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है ना. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, ये बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिगेंड्स के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिगेंड्स के ऊपर. इसको चलो बाद में देखते हैं. सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं. डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5. ये डी ऑर्बिटल्स हैं, सपोज 5 डी ऑर्बिटल्स. इन सब की एनर्जी कैसी है? इक्वल है. तो ये क्या कहेंगे? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स. डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है. इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, ठीक है ना. ये एक मेटल M है, सेंट्रल मेटल M है. इन सब के ऑर्बिटल जो 3D ऑर्बिटल्स है इसके सबकी एनर्जी सेम है. अगर बच्चों मैं इन 3D ऑर्बिटल्स के अराउंड सिमेट्रिकल एंड स्फेरिकल फील्ड अगर मैं अप्लाई करूं, देन द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल विल इंक्रीज टू सम एक्सटेंट. इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? इतनी. तो ये एनर्जी क्या रही? अब ये 3D ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे होगी. तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना. तो पहले एनर्जी इतनी थी ऑर्बिटल्स की, अब एनर्जी इतनी होगी. क्यों? क्योंकि मेटल M है, ठीक है ना. इसके अराउंड हमने स्फेरिकल और सिमेट्रिकल फील्ड लगा दी. स्फेरिकल और सिमेट्रिकल फील्ड लगाई है इस तरीके से, ठीक है ना. थोड़ा सा हो सकता है स्फेरिकल बिल्कुल ना बन पाए, आप मान के चलिए स्फेरिकल और सिमेट्रिकल फील्ड हमने लगाई है, जिसकी वजह से इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होगी. और एक जितनी इंक्रीज हुई है, सो डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड. डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड. यहाँ पर डीजेनरेसी मेंटेन रही, ठीक है ना. बट अगर हम यहाँ पर इस सेंट्रल मेटल के अराउंड अगर हम अनसिमेट्रिकल फील्ड लगा देते हैं, तो होगा क्या? तो ये डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे. डी ऑर्बिटल्स ब्रेक हो जाएंगे और हमको क्या देंगे ये बच्चों? 2 सेट देंगे. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना. ये डी ऑर्बिटल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे
और 3 ऑर्बिटल्स इस तरीके से नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे। तो ये मेटल M है, इसके अराउंड लिगेंड आ गए। ये हम बच्चों बात किसकी कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जब हमारा मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाएगा। तो ये जो लिगेंड्स है बच्चों, लिगेंड्स को हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर हमको पॉइंट चार्ज मान के चलना है। क्या मान के चलना है, पॉइंट चार्ज। तो ये बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं जो सेंट्रल मेटल अराउंड के चारों तरफ लगेंगे, लेकिन देखो ये जिस एक्सेस के अलोंग आएंगे उस एक्सेस के अलोंग तो फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, और जिस एक्सेस के अलोंग नहीं आएंगे वहाँ पे फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर अनसिमेट्रिकल फील्ड होगी। अनसिमेट्रिकल फील्ड होने की वजह से ये डीजनरेसी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे डी ऑर्बिटल्स। नीचे वाले जो डी ऑर्बिटल्स है इनको हम कहेंगे T2G। ये जो 3 ऑर्बिटल का सेट है इसको हम क्या नाम देंगे, T2G। और ये 2 ऑर्बिटल इनको कहेंगे EG, ठीक है ना। ये जो ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ऐसे नीचे ये वाले कौन से, DXY, DYZ एंड DZX, और ये कौन से हैं, DX² माइनस Y², DX² माइनस Y² एंड DZ², ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है, इन दोनों के बीच में ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, लेकिन इन सब की एनर्जी जो है वो ओवरऑल एवरेज, इन दोनों की एनर्जी को मिलाकर ओवरऑल एवरेज इतनी रहेगी। देखो इनकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो गई और इन दोनों की एनर्जी, तीनों की एनर्जी इससे कम हो गई। अगर हम इनकी एनर्जी को सम करें तो ओवरऑल एवरेज एनर्जी इतनी ही आएगी। और जो ये अच्छा, ये जो बीच में एवरेज लाइन है इसको हम कहते हैं बैरे सेंटर। बैरे सेंटर, ठीक है ना, बैरे सेंटर कहलाई जाती है ये बैरे सेंटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 3/5 डेल नॉट। ये पूरे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की 3/5 पार्ट होगा इतना, और ये कितना होगा, ये होगा 2/5 पार्ट, ठीक है ना। तो सम करा जाए तो डेल नॉट आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों हुई, इसकी एनर्जी कम क्यों हुई। अब आपके सामने मैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनाऊंगा बच्चों, एक्स वाई। आपको पता है DXY कैसे बनता है, DXY की शेप कैसी होगी, एक्सेस के बीच में बनते हैं ऑर्बिटल्स इस तरीके से। DYZ, यहाँ पे Y ले लेते हैं, यहाँ पे Z ले लेते हैं, DYZ, ये भी एक्सेस के बीच में बनने हैं इनके ऑर्बिटल भी। DZX, ये Z और ये X, तो इनके ऑर्बिटल भी बीच में बनेंगे, DZX। फिर आता है DX² माइनस Y², DX² माइनस Y², तो ये X और ये Y ये एक्सेस के अलोंग बनेंगे इस तरीके से। तो DX² माइनस Y², देन DZ², DZ² बनेगा, तो यहाँ पे Z आ गया, ये एक्सेस के अलोंग बनेगा इस तरीके से, बीच में इस तरह से हम रिंग बना देते हैं। अब बच्चों देखो, इन 2 ऑर्बिटल के केस में, इन 2 स्ट्रक्चर के में जो है ऑर्बिटल्स जो हैं, जो लूप्स जो हैं वो एक्सेस के अलोंग है और ये एक्सेस के बीच में है। तो जब लिगेंड्स आएंगे वो तो एक्सेस के अलोंग आएंगे, ठीक है ना, लिगेंड्स जो आएंगे वो एक्सेस के अलोंग आएंगे। और ऑक्टाहेड्रल में ये जो लिगेंड्स होते हैं इनके बीच में जो एंगल्स होता है, इनके जो बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पर एक्सेस में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जो लिगेंड्स आएंगे वो तो एक्सेस के अलोंग आएंगे, तो जो एक्सेस के अलोंग आएंगे तो जो ऑर्बिटल उनको एक्सेस के अलोंग मिलेंगे तो उनको तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेगी, और जो ऑर्बिटल्स एक्सेस के बीच में होंगे तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगी। तो ये 3 ऑर्बिटल जो है वो एक्सेस के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पर इनको एनर्जी कम मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिल रही है, तो इसलिए इनकी एनर्जी कम है। ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये एक्सेस के अलोंग हैं, तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेगी, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है, अब ये जो स्प्लिटिंग हो रही है किसके अकॉर्डिंगली हो रही है, ये लिगेंड्स के अकॉर्डिंगली। पहली बात, लिगेंड कौन सी एक्सेस के अलोंग आ रहे हैं।
अब दूसरी बात यह है कि लिगेंड्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा जनरेट करेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम जनरेट करेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड का। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, जो वीक लिगेंड होगा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम करेगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपके बुक के अंदर, पेज नंबर 351, आई नेगेटिव से लेकर CO तक। इस सीरीज़ को आपको लर्न करना है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बहुत सारा वर्क करेंगे। जो भी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर करा था एक बार हम उसको दोबारा करेंगे, लेकिन अब करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली, CFT के अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ आ गई होगी। तो कल हम इसके बेसिस पे थोड़ा सा काम और करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।